यस बॉस। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसके प्रकार की, तो जो माधव निदान है उसी का याद रखना है हमको रोग निदान में। जहाँ इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको चरक का याद करना है, जहाँ लगेगा कि सुश्रुत का है मैं आपको सभी मेंशन करती जाऊंगी, सभी मैं आपको बताती जाऊंगी। लेकिन आम वात के बारे में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ कि आम वात का वर्णन है वो चरक ने कहीं भी नहीं किया है, सुश्रुत ने कहीं नहीं किया है। केवल आम वात का वर्णन सबसे पहले जो किया था वो किया था माधव निदान ने। इसलिए हम इसके जो भेद पढ़ते हैं वो भी किसके पढ़ते हैं, माधव करके। इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिख रखा कि चरक ने ये बोला है, सुश्रुत ने ये बोला है, क्योंकि उन्होंने कहीं बताया भी नहीं है। जो चिकित्सा स्थान में चरक 30 चैप्टर की बात करता है उनमें कहीं भी आम बात नहीं है। तो इसके 7 भेद हो गए, 4 तो दोषज हो गए, सॉरी 3 दोषज हो गया, 1 सन्निपातज हो गया और 3 कैसे हो गए, द्वंद्वज। वात पित्त, वात वी फॉर वात, पी फॉर पित्त और के फॉर कफ। ओके, आगे बात करते हैं हम इसके सामान्य लक्षण की। तो इसके सामान्य लक्षण जो होंगे, यानी कि हर किसी के अंदर, भेद के अकॉर्डिंग नहीं, भेद तो अलग आएंगे ही इसके सिम्टम, लेकिन सामान्य जो कॉमन हर किसी पेशेंट में देखने को मिलेगा वो लक्षण क्या होगा अपना, अंग मर्दो अरुचि तृष्णा। अंग मर्द वो बोलेगा मेरे को पेन हो रहा है, पेन का मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ। पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो वायु है वो आम को घुमा रही है, इस वजह से उसको पेन हो रहा है। अरुचि, अरुचि क्यों हो रही है, आम का निर्माण है, अग्नि मांद है। तो अग्नि जब मांद होगी, पहले वाला उसका भोजन पाक हुआ ही नहीं है, तो उसको अगले भोजन की इच्छा होगी क्या, अगले भोजन को खाने का मन करेगा क्या, नहीं करेगा, इसलिए उसको अरुचि होगी। तृष्णा, तृष्णा क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि जो अपक्व आम रस होता है वो क्या करता है, कंठ में वायु जो प्रकोपित है वो कंठ को सुखाती है। कंठ को सुखाने के कारण वो आम और वायु जो आपस में घूम रहे हैं तो वहां पर वायु कंठ में शुष्कता लाती है, इसलिए उसको तृष्णा उत्पन्न होती है, प्यास लगती है। आलस्य, आलस्य किसके कारण देखने को मिलता है, कफ के कारण। गौरवम ज्वर, गौरव गुरुता, शरीर में उसको हैवीनेस फील होगी, क्योंकि आम कहाँ है, कोष्ठ में न होकर के कहाँ फैला हुआ है, पूरे शरीर में फैला हुआ है। फिर उसके बात करें ज्वर की, ज्वर का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को ज्वर स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब ये था कि कभी ना कभी, यानी कभी ना कभी से मतलब है 1-2 दिन, जैसे आज किसी को ज्वर आया है तो उसको 1-2 दिन पहले या 3-4 दिन पहले अग्निमांद्य था, अग्निमांद्य थी, इसके कारण उसके आम का निर्माण हुआ और उस आम के कारण क्या हुआ, उसके ज्वर की उत्पत्ति हुई। तो आपको ये बात अभी से दिमाग में फिट कर लेनी है कि जो ज्वर है वो बिना आम के निर्माण नहीं होगा। यहाँ पे जब ज्वर के लिए भी आपके लिए छोटी सी बात बता दी है, जब ज्वर पढ़ेंगे तब डिटेल में बताई जाएगी कि आम कैसे होती है, क्या होगा वहां पर आराम से। फिर आता है अपाक, अपाक क्यों, क्योंकि उसकी अग्निमांद है तो कुछ पकेगा ही नहीं, तो उसकी पाचन विकृति देखने को मिलेगी। शून्यता अंगानाम, शून्यता से मतलब शोथ, इन्फ्लामेशन होगा वहां पर उसके अंगों में। तो ये सारे जो लक्षण होंगे वो आम वातस्य लक्षण, ये आम वात के लक्षण होंगे। तो आपको कोटेशन जिसको भी याद होता हो वो कोटेशन याद कर ले, मैंने केवल वही कोटेशन मेंशन किए हैं इसमें जो कि इम्पोर्टेंट हैं। अगर किसी को याद होता, आम का बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो सभी को याद करना ही है, लेकिन किसी को याद होता हो वो कर ले, जो हिंदी में जो लिखा हुआ है वो तो पढ़ना ही है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं भेदानुसार, जो मैंने जो 7 भेद की बात की थी उसमें से मेन तो अपन 3 की बात करेंगे, बाकी के द्वंद्वज हैं उनमें दोनों के कॉमन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो वात प्रधान आम वात के लक्षण क्या होंगे, वायु का मेन सिम्टम क्या होता है, कहीं भी शूल होता है तो हमको सबसे पहले समझ आना चाहिए कि वायु शरीर में वायु का प्रकोप हो रखा है, इसलिए हमारे शूल उत्पन्न हुआ है। तो वायु का मेन कारण कर्म क्या होता है, वायु जहां भी जाएगी, शूल तोद वेद, ये जो शब्द होते हैं वो वायु के लिए ही यूज किए जाते हैं। पित्त, पित्त का अगर उस आम वात के साथ संसर्ग हुआ है तो पित्त क्या करेगा, दाह करेगा। अंगों में रक्त वर्णता, जो इन्फ्लामेशन के कारण जो रेडनेस आएगी वो वहां पर कौन लेके आएगा, पित्त लेके आएगा। फिर बात करते हैं कफ प्रधान आम वात के लक्षण। कफ प्रदान, शरीर में आर्द्र द्रव स्राव गुंठित होने की प्रतीति। आर्द्र द्रव स्राव गुंठित होने से मतलब आपको यहाँ समझ आना चाहिए कि उसको ये लगेगा कि मेरे जॉइंट्स में हैवीनेस है। हैवीनेस क्यों है, क्योंकि आर्द्रव स्राव यानी कि आम भरा हुआ है वहां पर, इसलिए उसको वहां फील होगा। शरीर में गुरुता, स्टिफनेस या गुरुता, हैवीनेस उसको आम के कारण फील होगी। और कंडू, ये कफ का लक्षण होता है, जहां जहां जैसे पहले आम वात में कफ तो है ही, दूसरा
दोष भी कौन सा है, कफ भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहाँ उसके कंडू और भी सिम्टम होते हैं, लेकिन मेन ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। फिर ये जो भेदानुसार है इसमें तो आपको एक एक ही याद रखना है। जैसे कि यहाँ मैंने बोला अत्यधिक शूल वायु के लिए हो गया, अत्यधिक दाह और अंगों में रक्तवर्ण जो हुआ है वो पित्त की वजह से हुआ है, और कफ की वजह से क्या होगा, वहाँ पे गुरुता और कंडू देखने को मिलेगी। लेकिन जो दो इम्पोर्टेंट जो लक्षणों के आधार पर बात करते हैं, सिम्टम के आधार पर बात करते हैं, डिजीज के टाइम पीरियड के बेस पर बात करते हैं अपन, तो आम वात कैसा होता है, दो टाइप का, तीव्रावस्था या प्रवर्ध। यहाँ पर मैं इसको बोल सकती हूँ एक्यूट, अभी अभी हुआ है कुछ ही टाइम पहले, यानी कि ये डिजीज है उस पेशेंट को 1 साल से पुरानी नहीं है। और जीर्णावस्था यानी कि जो उसका जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो कैसा हो चुका है, क्रोनिक हो चुका है। तो क्रोनिक हो चुका है तब क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, एक्यूट है यानी कि अभी ज्यादा पुरानी डिजीज नहीं है, नई डिजीज है, तो क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे उसकी अपन आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ एक्यूट, तीव्रावस्था वाला। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें उसे देखने को मिलेगा हस्त, पाद, शिर, गुल्फ, त्रिक, जानू। हस्त यानी कि हाथों में, पाद मतलब पैरों में, सिर में, गुल्फ, त्रिक सैक्रम प्रदेश की बात हो रही है, और आगे लिखा है नी जॉइंट के बारे में, और उरु थाई की बात हो रही है, की संधियों में शूल रहित शोथ। स्टार्टिंग में जो आम वात होगा वहां पर उसने लिख दिया है कि जो इन्फ्लामेशन होगा उस टाइम पे वहां पे पेन नहीं होगा, पेन तो होगा, इन्फ्लामेशन जो होगा वो पेनलेस होगा। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन कहाँ का होगा, हाथों में, पैरों में, सिर में, कहीं भी हो सकता है। क्योंकि इतने स्थान क्यों है, क्योंकि वायु घुमा रही है आम को, वायु जहां आम को लेके जाएगी वहीं इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये लिखा हुआ है, सिर में भी हो सकता है, सैक्रम में भी हो सकता है। वायु तो स्वतंत्र है, वो कहीं भी गमन कर सकती है, जहां भी गमन करेगी वहां आम को स्थापित कर देगी, और वहां पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है जो है सेकेंड नंबर वाला। अपन जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करेंगे वात रक्त में, संधिवात में और आम वात में, वहां पर आयुर्वेद में इसी के से डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है वृश्चिक दंशवत वेदना, बिच्छू जो काटता है उसके समान उसको पेन होता है स्टार्टिंग में। जो 1 साल यानी कि एक्यूट वाला जो पेशेंट होगा उसको वृश्चिक दंशवत वेदना होती है, जैसे कि बिच्छू ने काट लिया होता है, जो जो पेन होता है बिच्छू के काटने पर वो पेन यहाँ होता है। और वात जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें बात करेंगे, वहां पर मूषक विष के समान, वो मैं वहां आपको क्लियर करूंगी। तो वो वेदना वहां मिलती है, यहाँ पर जो वेदना होती है वो होती है वृश्चिक दंशवत। याद रखनी है, यही इसके फीचर हैं याद रखने वाले कि आम बात में आचार्यों ने किस प्रकार की वेदना बताई है, वो बताई है वृश्चिक दंशवत वेदना। फिर आता है इसका थर्ड सिम्टम, वो है अग्निमांद, जो कि हो गई, आम का निर्माण हुआ है। अरुचि बात हो चुकी है सामान्य लक्षण में, गुरुता इसकी भी बात कर चुके हैं। अगला जो फीचर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुमूत्रता। मैं आपको डिटेल से क्लियर करती हूँ बहुमूत्रता क्यों बोला है। अपने मूत्र का कार्य क्या होता है, मूत्र का सामान्य कार्य क्या होता है, मूत्र क्या करता है, शरीर से क्लेद का वहन करता है। जो शरीर में क्लेद उत्पन्न होता है उसका वहन कौन करेगा, मूत्र करेगा। अब क्लेद से आप थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में मैं बोलूँ, सिंपल सी लैंग्वेज में, तो आप समझ सकते हो क्लेद से कहीं अपन कफ जैसी चीज की बात कर रहे हैं, तो वो जो कफ या विकृत जो आम है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो वो जो आम के निर्माण पर शरीर में क्लेद का निर्माण अधिक होगा, क्योंकि ये काम कौन करता है, कफ करता है। अब इसके शरीर में तो कफ और आम दोनों ही बहुत ज्यादा है, तो क्लेद की उत्पत्ति भी ज्यादा होगी। अब जब क्लेद ज्यादा है तो यूरिन का फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्लेद को बाहर कौन निकालेगा, यूरिन निकालेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो देखने को मिलती है वो मेन सिम्टम होता है, वो होता है बहुमूत्रता। जो भी पेशेंट आएगा वो बोल देगा पॉलीयूरिया की कंडीशन है, मेरे को बार बार यूरिन आता है। तो बार बार यूरिन आने से हम वहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं इसको डायबिटीज तो नहीं है, कहीं इसको प्रमेह तो नहीं है। लेकिन अगर वो साथ में बोल दे कि मेरे को मॉर्निंग स्टिफनेस है, मेरे को जॉइंट्स पेन है, तो अपने को सबसे पहले क्लियर कट कर लेना चाहिए कि ये क्या होगा, ये आम वात ही होगा। क्योंकि बहुमूत्रता 2-3 जगह ही देखने को मिलती है, आम वात में देखने को मिलती है, प्रमेह में देखने को मिलती है, और एक उधर मूत्राघात और इधर जो मूत्र व स्रोतस के विकार होते हैं वो मैं वहां आपको क्लियर करूंगी, वहां देखने को मिलती है। लेकिन अभी आप दो ही याद रखिए,
एक आमवात और एक प्रमेय। लेकिन बहुमूत्रता के साथ साथ अगर पेशेंट आपको ये कह दे कि मेरे स्टिफनेस है, मेरे जॉइंट्स पेन है, तो आपको आमवात के अलावा कहीं भी नहीं जाना है, उसी पर क्लिक कर देना है कि हाँ भाई इस पेशेंट को आमवात है। फिर उसके बाद तृष्णा, सर्दी, भ्रम। तृष्णा बात हो चुकी है, सर्दी कफ की अधिकता के कारण, कफ का उत्क्लेश होगा, आम जो बन रखी है वो ऊपर से गमन करने का प्रयास करेगी, ऊपर से निकलने का प्रयास करेगी, तो उसको सर्दी होगी, उल्टियां होंगी उसको। और भ्रम, भ्रम वायु का कर्म होता है, चक्कर लाना। वायु जब पित्त के साथ संसर्ग कर जाती है तो भ्रम वाली कंडीशन आती है। तो यहाँ पर वायु की डोमिनेंसी के कारण क्या होगा, उसको चक्कर भी आएंगे। दूसरा, उसको पेन इतना होगा कि उसको चक्कर, मूर्छा, जो भी बात करें, उसको बहुत ज्यादा पेन, इतना पेन होता है कि वो बेहोश जैसा ही हालत में पड़ा रहेगा। फिर हम बात करते हैं जीर्णावस्था आमवात की। जीर्णावस्था आमवात में क्या होगा, जो सिम्टम पहले एक्यूट में हो रहे थे वो सिम्टम्स की, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, लक्षणों की तीव्रता में कमी परंतु स्थायी स्वरूप में अस्थि विकृति। सभी इस लाइन को अच्छे से समझिएगा। लक्षणों की तीव्रता, जो लक्षण उसको देख रहे थे में हो रहे थे कि पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको अग्निमांद्य कंटिन्यू रहेगा, अरुचि रहेगी, उनकी तीव्रता, उनकी फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाती है। ये लक्षण जितने पहले हो रहे थे, जितने ये तीक्ष्णता पर थे, उतने नहीं होंगे, उनमें कमी आ जाएगी। जीर्ण अवस्था में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आम डोमिनेंट ना रह के क्या डोमिनेंट होगी, कोई भी डिजीज जब क्रोनिक हो जाती है तो आपको सिंपल सा समझ जाना चाहिए कि किसी भी कोई डिजीज है वो क्रोनिक है तो वहां पर वायु का अधिक से अधिक प्रकोप होगा। तो यहाँ पर वायु के अधिक प्रकोप के कारण क्या होगा, आम के लक्षण तो कम हो जाएंगे और वायु बढ़ेगी, तो वो आम के जो लक्षण उत्पन्न हो रहे थे उनके लक्षणों की तीव्रता में तो क्या हो जाएगी, कमी। लेकिन विकृति, विकृति उत्पन्न कौन करेगा, वायु उत्पन्न करेगी। स्थायी स्वरूप में विकृति, अस्थि विकृति, जहां पर भी वायु ने उस आम को स्थान संचय किया था, जहां पर भी वायु ने उस आम को जाके इकट्ठा किया था, वो जॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे। हाथ में हुआ तो हाथ टेढ़ा हो जाएगा, पैर टेढ़े हो जाएंगे, वो जॉइंट्स कैसे होने लगेंगे, जो उनकी नॉर्मल शेप थी उससे वो टेढ़े होने लगेंगे। सेकंड नंबर जो पॉइंट है वो है अंगुष्ठ का मणिबंध। मणिबंध बोले तो अपन बात करते हैं कलाई की, हाथ की कलाई की। ये जो रिस्ट है उसकी बात करें तो जो अपना अंगूठा है वो किधर होगा, अपना जो अपने हाथ को देखिए 90 डिग्री एंगल पे रखिएगा, तो वो जो फिंगर्स और जो अपना थंब है उसके बीच में आप अभी करके देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल रखिए। तो ये 90 डिग्री का जो एंगल है ये एंगल बढ़ जाता है, ये बढ़ के किधर, अपना जो थंब है वो किधर मुड़ने लगेगा, रिस्ट की तरफ मुड़ने लगेगा। तो अंगुष्ठ का मणिबंध संधि की ओर मुड़ जाना, वो जो फिंगर जो होंगी वो अंदर की तरफ ना मुड़ करके बाहर की तरफ मुड़ेंगी। तो ये इसका मेन फीचर होता है किसका, क्रोनिक आमवात का, जो जीर्णावस्था में ज्यादा पुराना हो जाता है। 5 साल बाद आ रहा है पेशेंट, 7 साल बाद आ रहा है, 10 साल बाद आ रहा है, बहुत क्रोनिक हो गई उसकी डिजीज, तो उसको क्या होगा, जो थंब है उसका वो तो अपना उसको रिस्ट की तरफ चला जाएगा और जो उसकी फिंगर्स हैं वो बैकवर्ड हो जाएंगी, बाहर की ओर हो जाएंगी। तथा मांसपेशी में शुष्कता, मैंने आपको अभी 1 मिनट पहले ही बोला है कि जीर्णावस्था में क्या होगा, वायु की डोमिनेंसी रहेगी। तो शुष्कता कौन उत्पन्न करेगा, वायु, क्योंकि वात का प्रकोप है वो क्या करेगी, इसके शरीर में शुष्कता लाएगी। तो जो भी उसकी सारी मसल्स हैं वो क्या होने लगेंगी, सूखने लगेगी। यानी कि अब जो पेशेंट होगा वो पहले स्थूल हो सकता है लेकिन अब वो जीर्णावस्था में क्या होने लगेगा, क्रश होने लगेगा। तो ये हुई इसके लक्षण। फिर बात करते हैं अपन इसकी साध्य असाध्यता की, कि एक दोषज जो आमवात होगा, वात है, पित्त है, कफ, ये आमवात कैसे होंगे, साध्य, यानी कि हम इसको इजीली ट्रीट कर सकते हैं अगर पेशेंट अपने पास क्रोनिक होने से ही पहले आ जाता है। तो द्विदोषज, द्विदोषज कैसा होता है, याप्य होता है। याप्य बोले तो कि जब तक पेशेंट रहेगा तब तक उसे क्या है, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, औषध के साथ ही उसका जीवन कट सकता है, वो होता है याप्य। और त्रिदोषज और शोथ युक्त, यानी कि जिसपे इन्फ्लामेशन ज्यादा है, वो कैसा होगा, क्रक्ष साध्य, यानी कि हो सकता है वहाँ पे सर्जरी भी करनी पड़े अपन को, या फिर और कोई ऐसे उपक्रम करने पड़े जिससे पेशेंट को क्या हो, प्रॉब्लम हो। तो वो त्रिदोषज और जो शोथ युक्त, जहाँ पर इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, वो आमवात कैसा होगा, क्रक्ष साध्य होगा। तो ये अपना आज का टॉपिक कंप्लीट होता है आमवात। आप किसी को डाउट हो तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, बाकी अगर किसी ने नहीं सुना हो उसको वीडियो मिल जाएगी,
और जैसे कि अपनी क्लास 6 तारीख से जो स्टार्ट होने वाली है, उसमें जब भी ये टॉपिक का सीक्वेंस होगा उस टाइम वापस एक बार डिस्कस करेंगे। टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों ही एस्पेक्ट से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और अपने क्लिनिकल एस्पेक्ट से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास अपनी 5 को होगी, इसी टाइम होगी, आपको टाइम बता दिया जाएगा, टाइम में कोई चेंज नहीं है, इसी टाइम होगी 5 को, जो तीसरी डेमो क्लास होगी उसमें। फिर उसके बाद 6 से अपनी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिस किसी को भी रजिस्ट्रेशन कराना हो वो MKS बॉस से बात कर लें। ओके, थैंक यू।